अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। जी, अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर उज़मा। जी, आई एम डॉक्टर राहिला, स्पीच एंड लैंग्वेज थेरेपिस्ट एंड स्पेशल एजुकेटर। जो लास्ट टॉपिक था ऑटिज़म और उसकी मैनेजमेंट, तो उसी की कंटिन्यूएशन में जो है हम इसको, ये पार्ट 2 है, इसी को हम कंटिन्यू करते हैं। तो आज हम ऑटिज़म की मैनेजमेंट पे हम बात करेंगे। जो लास्ट हमारा जो टॉपिक था यानी ऑटिज़म से रिलेटेड, जो कि ये एक वास्ट स्पेक्ट्रम वो है, डिसऑर्डर है। तो इन बच्चों के साथ जो है काफ़ी प्रॉब्लम्स होती हैं, इस वजह से जो है उसमें हमारा काफ़ी टाइम लग गया था और हमने मैनेजमेंट पे बात नहीं की थी। तो आज मैंने सोचा कि आज हमने ऑटिज़म की मैनेजमेंट पे बात करनी है। तो ऑटिज़म के बारे में तो आप जान ही गए होंगे कि ऑटिज़म है क्या चीज़। अच्छा, जो लास्ट वो था सेशन था, उसमें मैंने आपको बताया था कि जो ऑटिज़म का डे होता है मार्च या अप्रैल में मनाया जाता है। मुझे एग्जैक्ट डेट का नहीं पता था, लेकिन ये कि अब जो कि मैंने सर्च किया तो ये 2 अप्रैल को ऑटिज़म का डे मनाया जाता है वर्ल्ड वाइड लेवल पे। तो आज हमारा जो है ऑटिज़म मैनेजमेंट पे है। तो ऑटिज़म जैसे कि उनका जो प्रॉब्लम्स होते हैं, बिहेवियर प्रॉब्लम होते हैं, कम्युनिकेशंस के प्रॉब्लम होते हैं, सोशलाइजेशन के प्रॉब्लम होते हैं और सेंसरी इश्यूज़ इनके साथ होते हैं। तो इसको हम वन बाय वन जो है डिस्कस करेंगे कि कैसे जो है हम इनमें इम्प्रूवमेंट लेके आ सकते हैं, ताकि ये इन बच्चों की जो प्रॉब्लम है किसी हद तक जो है कम हो और वो एक इंडिपेंडेंट लाइफ की तरफ जो है वो आए। तो सबसे पहले तो ये कि जो उसका है बिहेवियर की अगर हम बात करें, जैसे लास्ट सेशन में किसी ने मुझसे पूछा था कि जो ABA है, तो ABA पे डेफिनेटली ये एक जो प्रोफेशनल्स होते हैं वही इनकी थेरेपी कर रहे होते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि ABA बेसिकली है क्या। ये एक्चुअली जो है ये बच्चे के बिहेवियर पे जो है वो काम किया जाता है, जिसमें मुख्तलिफ जो री इन्फोर्समेंट वगैरह जो है वो सेट किए जाते हैं। यानी आपने बच्चे का जो है अनडिज़ायरेबल बिहेवियर चेंज करना है और उसको डिज़ायरेबल बिहेवियर में लेके आना है। तो इसके लिए जो है हम री इन्फोर्समेंट का इस्तेमाल करते हैं। अब री इन्फोर्समेंट क्या होता है, यानी कि री इन्फोर्समेंट जो है जो बच्चे का इंटरेस्ट किसी में भी हो सकता है, यानी कि खाने पीने में भी हो सकता है, किसी ऑब्जेक्ट में भी हो सकता है, यानी कि किसी मतलब इंसानों में भी हो सकता है। जैसे मदर है वो उसके लिए एक रीइंफोर्समेंट हो सकता है, बहन भाई हैं वो उसके लिए एक रीइंफोर्समेंट हो सकता है। तो रीइंफोर्समेंट हमने पहले देखना पड़ता है कि बच्चे का इंटरेस्ट एरिया क्या है। उसी इंटरेस्ट को देखते हुए हम बच्चे के जो अनडिज़ायरेबल बिहेवियर है उसको हम चेंज करते हैं रीइंफोर्समेंट के थ्रू। ठीक है। अब फॉर एग्जांपल जैसे हम ऑटिज़म की बात करते हैं, तो ऑटिज़म में जो उनके मल्टीपल प्रॉब्लम्स होते हैं बिहेवियर्स के, ट्रेंड्रम भी हो सकते हैं, प्लस जो ना इनका जो सबसे मेन जो प्रॉब्लम होता है वो आई कांटेक्ट का होता है। यानी कि ये बच्चे जो है वो आई कांटेक्ट प्रॉपरली नहीं करते या जॉइंट अटेंशन जो है वो नहीं दे पाते, या जो ना हैंड फ्लैपिंग, जैसे मैंने आपको बताया था कि अब हैंड फ्लैपिंग करते हैं, अपनी दुनिया में मगन रहते हैं, किसी ख़ास ऑब्जेक्ट के साथ जो है इनका इंटरेस्ट जो है रहता है। तो जब हम ये सारे बिहेवियर वन बाय वन जो है नोट करते हैं, अच्छा इसके लिए ज़रूरी है कि हम पहले असेसमेंट करेंगे। जब तक आप असेसमेंट नहीं करेंगे तब तक जो है ना बच्चे के इन बिहेवियर के बारे में हमें पता नहीं चलेगा। असेसमेंट जैसे आप पेरेंट्स से जो है पूरा वो हिस्ट्री वगैरह लेते हैं, फिर खुद जो है ना बच्चे को ऑब्जर्व करते हैं और मुख्तलिफ टेस्ट के थ्रू जो है उनके जो है ना बिहेवियर को ऑब्जर्व करते हैं, जज करते हैं, असेस करते हैं। तो जो इनके जो मेन वो होते हैं प्रॉब्लम्स होते हैं बिहेवियर का, आप वन बाय वन जो है ना उन बिहेवियर पे काम करते हैं। जो स्पेशली जो मेन बिहेवियर इनका है जिसकी वजह से लर्निंग में इनका वो बैरियर आता है, तो उसको कम करने के लिए आपने एक बिहेवियर को सेलेक्ट किया। जैसे फॉर एग्जांपल कि बच्चा जो है आपको आई कांटेक्ट नहीं कर रहा, ठीक है, आपने इसे भी एक बिहेवियर सेलेक्ट किया और जो है उसके थ्रू यानी कि रीइंफोर्समेंट के थ्रू जो है आपने इस बिहेवियर को यानी कि जो आई कांटेक्ट है उसको इम्प्रूव करते हैं।
ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जांपल के अगर आप बच्चे के साथ जो है कोई भी ऑब्जेक्ट लेते हैं, फॉर एग्जांपल के आप लर्निंग के पर्पज़ से इनकी वोकैबुलरी को इन्हेंस करते हैं, तो आपने कोई ऑब्जेक्ट लिया, फॉर एग्जांपल के आपने बच्चे की जो मतलब बॉल लिया, आपने बॉल ली और बच्चे को बोला कि इधर देखो मेरी तरफ, ये क्या है, बॉल, इधर देखो, बॉल। अगर बच्चे ने आपकी आंखों में जो है ज़रा सा भी देख लिया, यानी कि आपको तवज्जो दे दी, आपने फ़ौरन जो है ना बच्चे को रीइंफोर्समेंट किया। यानी कि वो रीइंफोर्समेंट, जैसे मैंने आपको बताया कि बच्चे के कोई भी इंटरेस्ट की कोई चीज़ हो सकती है, वो आप लोगों ने देखना है कि बच्चे का इंटरेस्ट किस में है, खाने पीने में है, किसी ऑब्जेक्ट में है। अगर खाने पीने में है तो आप डेफिनेटली आपने उसको पहले से अरेंज करके रखना है। ये जो जितने भी वो होती हैं बिहेवियर थेरेपी से रिलेटेड या कम्युनिकेशन थेरेपी हम करते हैं, तो रीइंफोर्सर का जो सिलेक्शन है वो पहले से हम कर लेते हैं, ताकि हम बच्चे को फ़ौरन जो अगर वो पॉजिटिवली हमें रिस्पांस दे रहा है तो हम फ़ौरन जो है ना उसको रीइंफोर्स करें। तो अगर फॉर एग्जांपल कि अगर वो खाने पीने में इंटरेस्ट ले रहा है, तो जैसे उसने पॉजिटिव बिहेवियर शो किया, जैसे पॉजिटिव बिहेवियर क्या है, आई कांटेक्ट करना, यानी कि वो आई कांटेक्ट नहीं कर रहा था और जब उसने आई कांटेक्ट किया मैंने उसको फ़ौरन जो है रीइंफोर्स किया, उसकी मतलब की चीज़ दे दी। तो हमने बच्चे को ये समझाना है कि जब भी आप कोई अच्छा काम करोगे तो हम आपको आपकी फेवरेट चीज़ देंगे, जो चीज़ आपकी पसंद है। अगर उसका खाने पीने में इंटरेस्ट नहीं है, अगर ऑब्जेक्ट में इंटरेस्ट है, जैसे ऑटिज्म वाले बच्चे अमूमन ऑब्जेक्ट में ज़्यादा प्री ऑक्युपाइड रहते हैं, जैसे गाड़ियों को लाइन में लगाना या कोई भी जो है जैसे शेप्स वगैरह है, या एनिमल्स इवन के इंटरेस्ट लेते हैं एनिमल वाले ऑब्जेक्ट्स में। तो जब आपको ये वो कि इस वाले ऑब्जेक्ट में इंटरेस्ट ले रहा है, आप उसको एज अ रीइंफोर्सर जो है यूज़ कर सकते हैं। तो इसी तरह से जो ना ये जो बिहेवियर अप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस का जो प्रोसीजर होता है ऑलमोस्ट ऐसे ही होता है, लेकिन इसके लिए जो ट्रेन प्रोफेशनल्स होते हैं वही जो है ना इन बच्चों को लेके चलते हैं प्रॉपर वे में, और पेरेंट्स को भी जो है ना वो प्रॉपरली गाइड करते हैं। अच्छा, जो दूसरा ये बिहेवियर के लिहाज से मैंने थोड़ा सा आपको बता दिया। डेफिनेटली बिहेवियर के लिए आपको जो है ना या तो साइकोलॉजिस्ट से जो है कांटेक्ट करना है, या जो भी इस फील्ड का जो एक्सपर्ट बंदा है, आपने बिहेवियर से रिलेटेड जो है उनके साथ जो है ना बिहेवियर थेरेपी करवानी है या बिहेवियर मैनेजमेंट इन बच्चों की करवानी है। अच्छा, जो दूसरा इनका जो प्रॉब्लम था वो था उसका सेंसरी इश्यूज़। अच्छा, सेंसरी के लिए भी जो है जो ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट है ओटी वाले, वो ही जो ना बेहतर तरीके से बच्चे की जो है सेंसरी इश्यूज़ पे जो है काम कर सकते हैं। लेकिन वो भी जो हमारे 5 सेंसेस हैं, जैसे मैंने आपको लास्ट सेशन में बताया था कि इनको या तो जो ना हाइपर सेंसिटिविटी इनकी होती है या फिर हाइपो सेंसिटिविटी इनकी होती है। तो वो हमने देखना होता है कि बच्चे की जो है हाइपो है या हाइपर सेंसिटिविटी है, तो उसी के अकॉर्डिंगली जो है ओटी जो है वो फिर सारी वो टेक्निक्स जो है वो अप्लाई करता है कि कैसे जो है इनके समाज जो उनको ज़्यादा उनको एक चीज़ जो ना फील होती है, जैसे सुनना जो है हेयरिंग वो ज़्यादा फील हो रहा है, या टच जो है उनको ज़्यादा फील हो रहा है, तो वो उस पर जो है ना बेहतर अंदाज में काम कर सकते हैं। यानी कहने का मकसद है कि इसमें जो आपको हेल्प करेगा वो ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट है, जो सेंसरी इश्यूज़ को जो है वो डील करता है। ठीक है। फिर दूसरा जो हमारा जो वो है वो कम्युनिकेशन स्किल्स है, जो कि मैं स्पीच एंड लैंग्वेज जो है थेरेपी करती हूँ, और जो कम्युनिकेशंस के जो डोमेन में जो है मैं इन एरिया को कवर करती हूँ। तो कम्युनिकेशन से रिलेटेड जो है मैं आपको कुछ जो है वो बताऊंगी टेक्निक्स कि आपने इन बच्चों को, यानी जो ऑटिज्म वाले बच्चे हैं उनकी कम्युनिकेशंस को कैसे बेहतर करना है। तो इनमें जो है लैंग्वेज एक्विजिशन को जो है हमने बेहतर करने के लिए, यानी कि लैंग्वेज का मतलब है कि इनके जो रिसेप्टिव और एक्सप्रेसिव, यानी कि रिसेप्टिव मीन्स के जो अंडरस्टैंडिंग वाले एरिया है, और जो एक्सप्रेसिव है बोलने वाला जो मसला है, उनको हम मतलब डील करेंगे। तो सबसे पहले तो ये कि आपने बच्चे को जो मतलब मिनिमाइज डायरेक्ट क्वेश्चन, आपने सबसे पहले क्या करना है कि आपने बच्चे से अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस जो है आपने नहीं करना है। ठीक है, आप कम से कम जो है क्वेश्चंस करना है। उसकी वजह देखिए ये है, जैसे मैंने आपको बताया था कि इन बच्चों में जो है लफ्ज़ों की जो अंडरस्टैंडिंग होती है वो कम होती है, जो कि ये अपनी दुनिया में मगन रहते हैं, किसी ख़ास ऑब्जेक्ट के साथ इनकी अटैचमेंट ज़्यादा होती है, उसी में अपनी अटेंशन को फोकस करते हैं। लेकिन इनके पास जो ना या तो बहुत ज़्यादा वोकैबुलरी होती है या बिल्कुल ना होने के बराबर होती है।
तो डेफिनेटली उसका इस्तेमाल इतना नहीं करते, और जिनके पास वोकैबुलरी नहीं होती तो हम उनके सामने बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस जो है करना उनके लिए और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, ऐसे बच्चों के लिए और ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी। तो मिनिमाइज डायरेक्ट क्वेश्चन जो है ना, इस पर आपने करना है कि जितना ज़्यादा आप क्वेश्चन करेंगे उतना ही बच्चा जो है आपके लफ्ज़ों को समझ नहीं पाएगा। तो कोशिश करें कि बच्चे को जो है बहुत ही कम वे में जो है वो क्वेश्चन करें, क्यों, क्या, कैसे, क्या कर रहे हो, किसने दिया है, ये इस तरह के क्वेश्चन उस सूरत में करें जब बच्चे के पास प्रॉपरली एक लैंग्वेज जो है वो डेवलप हो जाए, उसमें ये स्किल आ जाए कि वो आपके साथ प्रॉपर वे में कम्युनिकेट कर सकता है। तो देन जो है वो आप उसके साथ जो है ना वो क्वेश्चनिंग पे आ सकते हैं। अच्छा, दूसरा जो वो है क्या नाम है टेक्निक है, वो है कमेंटिंग, यानी कमेंट्स करना है आपने। बच्चा जो है जो भी एक्टिविटी कर रहा है आपने उस पर कमेंट्स कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल कि बच्चा जो है वो गाड़ी जो है लाइन में लगा रहा है या चला रहा है, जो भी वो कर रहा है, या शेप बना रहा है, या किसी भी ऑब्जेक्ट के साथ जो है वो इंगेज है, तो आप जो है ना बाकायदा उसको लेबल करें। जो एक्शन वो कर रहा है उसको लेबल करें। जैसे गाड़ी चला रहे हो, ठीक है, इसी तरह, या जो है ब्लॉग्स बना रहे हो, ठीक है, ब्लॉग्स बना रहे हैं, बच्चा अपना इंगेज है किसी एक्टिविटी में, तो आप जो है ना ये क्वेश्चन करना कि क्या कर रहे हो सकता है उसको क्या का मतलब नहीं आ रहा, क्या का मतलब नहीं पता, लेकिन अगर आप ये बोलेंगे, कमेंट्स करेंगे उस पर कि गाड़ी चला रहे हो, ब्लॉग बना रहे हो, तो वो इस जुमले को अंडरस्टैंड कर पाएगा, यानी कि जो वो ये एक्शन कर रहा है वो इस एक्शन को जो है वो मीनिंगफुली जो है अंडरस्टैंड कर पाएगा। फिर है जो तीसरी जो टेक्निक है, आपने ये अप्लाई करना है कि वेट एंड सिग्नल, यानी कि आपने जब बच्चे के साथ जो है आप वो कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो आप थोड़ा सा वेट किया करें, यानी फ़ौरन दूसरा जुमला मत दिया करें, यानी बच्चे को थोड़ा सा सोचने का मौका दें, यानी कि ये वेट करें कि बच्चा आपको किस तरह से जो है वो रिप्लाई करता है या नहीं करता है। मसलन अगर बच्चा जो है आपसे आई कांटेक्ट नहीं करता, ठीक है, या कुछ ही देर के बाद उसने आई कांटेक्ट दिया, तो फ़ौरन जो है आपने रिवॉर्ड देना है, ठीक है। तो आप वेट करने का मतलब ये होता है कि आप बच्चे से एक्सपेक्ट कर रही हैं कि जो है आप मुझे रिप्लाई करें, और बच्चे को भी ये चीज़ समझ में आ जानी चाहिए कि जो आप खामोश हो गई हैं, थोड़ा सा वेट कर रही हैं, तो वो आपके जवाब का वो है मुंतज़िर हैं, ठीक है। तो बच्चे को ये आप थोड़ी सी अपॉर्चुनिटी जो है लाजमी दिया करें। फिर उसके बाद है क्या नाम है सेट अप कम्युनिकेटिव सिचुएशन, यानी सेटअप कम्युनिकेशन की जो सिचुएशन होती है उसको आपने जो है सेट करना है, उनको ये अपॉर्चुनिटीज़ देनी है कि वो आपके साथ जो है कम्युनिकेशन करना है, यानी आपने ऐसी सिचुएशन क्रिएट करनी है जैसे कि बच्चा आपसे बोलने पर मजबूर हो जाए, ठीक है। तो मसलन जैसे उसकी कोई फेवरेट चीज़ है, उसको जो है ना उसकी अप्रोच से दूर कर दें। लास्ट की भी मेरे ख्याल में जो मेरी फर्स्ट वीडियो थी उसमें भी मैंने ये टेक्निक बताई थी कि आपने ऐसी सिचुएशन क्रिएट करना है कि बच्चा जो है उसकी कोई फेवरेट चीज़ है और वो जो है मतलब जैसे अलमारी के ऊपर आपने रख दिया है, तो अब वो आपके पास आया है और आपसे कुछ कहना चाह रहे हैं, तो आप जानबूझ के उनके लिए ऐसी सिचुएशन बनाएं ताकि वो आपसे कम्युनिकेट करने के तरीके उसको मतलब आएँ, और आप उसको जब तक आप ये अपॉर्चुनिटी आप नहीं देंगे बच्चा फिर आपके साथ कम्युनिकेट कैसे करेगा। तो इनको जो है इस तरह की सिचुएशन जो है वो दिया करें कम्युनिकेशन के। फिर उसके बाद जो है यूज़ एबंडेंट जेस्चर्स एंड फेशियल एक्सप्रेशन। फेशियल एक्सप्रेशन जैसे मैंने आपको बताया कि इन बच्चों में कम्युनिकेशन डिसऑर्डर्स होते हैं, ठीक है। कम्युनिकेशन डिसऑर्डर्स की वही जो आपके जेस्चर्स, पॉइंटिंग, बॉडी लैंग्वेज, ये सारी चीज़ें जो है ये बच्चे आपके अंडरस्टैंड नहीं कर पाते और ना ही वो एक्सप्रेशन जो है वो खुद भी शो नहीं कर पाते। तो आपने क्या करना है कि कसरत के साथ यानी बहुत ज़्यादा आपने अपने एक्सप्रेशन को जो है बड़ा प्रोमिनेंट रखना है, ठीक है। यानी कि अगर आप जो है बड़ा हैप्पी मूड में हैं तो अपनी हैप्पीनेस को जो है अपनी एक्सप्रेशन पे शो करें ताकि बच्चा आपकी ये एक्सप्रेशन को देखे, ठीक है। या अगर आप बच्चे पे जो है गुस्सा हो रही हैं तो आप अपने गुस्से का इजहार भी बड़ा प्रोमिनेंटली करें ताकि बच्चा आपको पता चले कि गुस्से का इजहार करना, खुशी का इजहार करना या डांट या आंखें दिखाना, इस
इस तरह के एक्सप्रेशन आप जितना प्रोमिनेंटली करेंगे उतना ही बच्चा जो है इन एक्सप्रेशन में जो वो करेगा, डिफ्रेंशिएट करेगा, अंडरस्टैंड करेगा और देन खुद भी जो है ना फिर उसको वो करेगा, कॉपी करेगा, इमिटेट करेगा। तो एक्सप्रेशन जो है वो आपने प्रोमिनेंटली रखना है। लिहाजा जो है इन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है कि आपने इनमें कम्युनिकेशन स्किल्स को डेवलप करना है। मतलब ओवरऑल जो है ना सिर्फ लैंग्वेज स्किल्स बल्कि कम्युनिकेशंस को आपने जितना ज़्यादा आप करेंगे उतना ही ज़्यादा इन बच्चों में इन एक्सप्रेशन की अंडरस्टैंडिंग होगी और ये जो लफ्ज़ भी होंगे वो भी बड़े मीनिंगफुल हो जाएंगे। जैसे आप गुस्से से उनको कोई चीज़ मना कर रही हैं और साथ साथ अपना एक्सप्रेशन भी दिखा रही हैं गुस्से वाले, तो इससे क्या होगा कि आपके ये जो लफ्ज़ होंगे, ये जो सेंटेंसेस होंगे वो उनको मीनिंगफुली जो है वो डिलीवर हो जाएंगे। फिर है मॉडलिंग। मॉडलिंग क्या है? देखिए जो भी बच्चा, चाहे हम नॉर्मल बच्चे को कुछ सिखा रहे हैं या कोई स्पेशल बच्चे को हम सिखा रहे हैं, मॉडलिंग के बगैर जो है बच्चा जो है उसकी लर्निंग नहीं हो सकती। तो मॉडलिंग का मकसद ये है कि आप बच्चे को करके दिखाएं, यानी बच्चे को एक तरीका नहीं आ रहा, ठीक है, उसको समझ में नहीं आ रहा कि मैं ये चीज़ कैसे करूं, तो आपने डेफिनेटली क्या करना है, उसको करके दिखाना है। यानी कि बार बार जब आप ये करेंगे तो बच्चे को जो ना उस चीज़ का इस्तेमाल जो है पता चल जाएगा। अच्छा, इस पे जो ना बच्चे की बार बार करेक्शन करने की बजाय, यानी कि बच्चा एक गलती अगर बार बार कर रहा है तो बार बार करेक्शन की ज़रूरत नहीं है, बल्कि उसके सामने बार बार जो है ना वो मॉडलिंग करे उसी सही तरीके का जो कि वो गलत वे में उसका इस्तेमाल कर रहा है, ठीक है। तो बार बार जो है ना मॉडलिंग करे, देख के जो है वो बच्चा जो है आपके एक्सप्रेशन है या जो आप लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं बार बार उसके सामने करे, करके दिखाएं, बोल के दिखाएं। तो इससे क्या होगा कि ये बच्चा जो है इस चीज़ को अंडरस्टैंड भी कर लेगा और मतलब उसको आगे जाके बोलेगा भी इन लफ्ज़ों को, जो अगर लफ्ज़ों पे आप काम कर रहे हैं, ठीक है। तो फिर है रिडक्शन। रिडक्शन का मतलब है कि कम करना, यानी कि आपने अपने जुमलों का जो है इस्तेमाल जो है इतना उसकी लेंथ ना रखें, यानी बड़े लंबे लंबे जुमले उनके साथ ना बोलें। कोशिश करें कि उनके सामने जो है बहुत ही शॉर्ट सेंटेंसेस का इस्तेमाल करें ताकि ये बच्चे जो है आराम से आपकी बात को समझें। देखें, इनका जो है ऑलरेडी जो प्रोसेसिंग का तरीका होता है वो जो कि बहुत ही लेट इनमें ये चीज़ें जो है वो होती हैं, लर्निंग होती है। ये तो आपने जितना आराम से आप बोलेंगे और जितना शॉर्ट सेंटेंसेस में आप बोलेंगे उतना ही जो है ना इन बच्चों को आपका जो मैसेज है वो सही तरह से डिलीवर होगा। और अगर आप जो है लंबे लंबे जुमले भी बोलेंगे, साथ साथ जो है अपना रेट भी बहुत तेज़ रखेंगे, तो उससे भी क्या होगा कि बच्चे के जो है बच्चों को आपकी वो बात जो है वो सही तरह से समझ नहीं आएगी, बल्कि बच्चों के लिए और ज़्यादा आप मुश्किल पैदा करेंगे, बजाय उसके कि उनकी मुश्किलात को हम कम करें और जो ना उनके मुश्किलात बढ़ेंगे, ठीक है। अगर बच्चा बिल्कुल भी नहीं बोलता तो सिंगल वर्ड्स का इस्तेमाल करें। देखिए हर बच्चे का जो लेवल होता है, जैसे लास्ट वाले उसमें सेशन में भी मैंने बताया था कि हर बच्चा जो है अलग होता है, यानी कि केस टू केस जो है वो वैरी करता है, ठीक है। अब ज़रूरी तो नहीं है कि आप जो तरीका एक बच्चे के लिए इस्तेमाल करते हैं वही तरीका एज इट इज़ जो आप दूसरे बच्चे के लिए करें। कोई बच्चा आपके पास होगा जो बिल्कुल कुछ भी नहीं बोलता, कुछ ऐसे भी होंगे बच्चे जो कि सिंगल वर्ड्स में बोलते हैं, या कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिसमें आपको बताया था कि अपने इवन की पॉइंटिंग का भी इस्तेमाल नहीं कर सकते। जो इनका लेवल होगा आपने वहीं से ही स्टार्ट करना है। फॉर एग्जांपल कि अगर एक बच्चा है वो आपको पॉइंटिंग नहीं करता है, ठीक है, तो आपने उसकी पॉइंटिंग से ही स्टार्ट करनी है, बजाय उसके कि आप वो लफ्ज़ों को बार बार उसको दोहराए करें। जब उसको पॉइंटिंग का तरीका नहीं आएगा तो डेफिनेटली हमने उसी नेचुरल प्रोसेस को जो है अडॉप्ट करना है, जो एक नेचुरली जो है बच्चा जो है इन प्रोसेस से गुजरता है, हमने इन्हीं बच्चों को इसी नेचुरल प्रोसेस से ही गुजारना है। और ये डायरेक्टली जो है बोलना नहीं सीखेंगे, पॉइंटिंग, बॉडी लैंग्वेज, ये सारे जो है ना ये यूज़ करेंगे तो तभी तो इनको लफ्ज़ों की समझ में आएगी। तो जैसे मैंने आपको बताया कि अगर एक बच्चा पॉइंटिंग नहीं कर रहा तो आपका गोल ये होना चाहिए, यानी आपने ये बताना है कि मुझे इस बच्चे को पॉइंटिंग करना सिखाना है, ठीक है। अब पॉइंटिंग कैसे करना सिखाना है कि आप जो है, अब जैसे बच्चा, अब जैसे मैंने आपको बताया कि ऐसी सिचुएशन क्रिएट करे कि बच्चा जो है उस तरफ जाए, अलमारी की तरफ जाए, और जैसे ये बच्चे हाथ पकड़ के लेके जाते हैं, खींच के लेके जाते हैं, वहीं पर खड़ा कर देते हैं मदर को या किसी भी फैमिली मेम्बर को, और वो डिमांड करते हैं कि ये चीज़ हमें चाहिए।
तो आप उनको जब ये इस तरह करें तो आप उसी की फिंगर को पकड़ के, यानी बच्चे की फिंगर को आपने पकड़ना है, और जो ना जैसे मैंने आपको बताया कि बॉल रखी है या उसकी कोई फेवरेट कोई चीज़ रखी हुई है, गाड़ी रखी हुई है, जो भी वो चीज़ मांग रहा है, आपने उसकी फिंगर को पकड़ के, यानी कि इस तरह फिंगर पकड़ के और उसकी फिंगर को ऊपर करना है। आपने अलमारी के ऊपर जो है इशारा करना है कि बॉल बॉल, यानी कि फिंगर का इस्तेमाल उसको करना सिखाना है। और अगर वो ऑलरेडी फिंगर का इस्तेमाल कर रहा है तो आपने जो है फिर लफ्ज़ की ट्रेनिंग करवानी है। जैसे फिंगर वो इस्तेमाल कर रहे हैं, आपने बार बार जो है लफ्ज़ बोलना है बॉल बॉल, ठीक है। या अगर बच्चा सिंगल वर्ड्स बोल रहा है, फॉर एग्जांपल कि पॉइंटिंग भी कर रहा है, बोला है बॉल, सिर्फ बॉल, अब वो ये जुमला नहीं बोला कि मुझे बॉल दे दो, ठीक है, या बॉल चाहिए, ठीक है। यानी कि मैंने आपको बताया कि आपने बच्चे के लेवल को देखना है, ठीक है। अब लेवल क्या हो सकता है कि या तो जो है ना वो पॉइंटिंग का लेवल हो सकता है, या पॉइंटिंग का नहीं भी हो सकता, या फिर जो है सिंगल वर्ड्स का लेवल हो सकता है, सिंगल वर्ड्स का नहीं भी हो सकता। तो आपने बच्चे के लेवल को देखना है। तो लेवल क्या है कि अगर वो पॉइंटिंग नहीं करता है तो आपने पॉइंटिंग पे लेके आना है, अगर वो पॉइंटिंग करता है तो वर्ड्स पे लेके आना है, अगर वो वर्ड्स नहीं बोलता है तो उस वर्ड्स की ट्रेनिंग करवानी है, बार बार सामने बोलना है। अगर वो वर्ड्स बोलता है तो आपने दूसरा वर्ड जो है वो ऐड करके देना है, जैसे ये कि बॉल दे दें, बॉल दे दें, ठीक है। तो एक एक वर्ड्स को जो है ना आपने ऐड किया था, ये मैंने अपनी फर्स्ट वीडियो में भी इसका तरीक़ाकार बताया था कि आपने कैसे सिलेबल्स को जो है ना वो ऐड करके देना है। बहरहाल जो है ना आपने अपने उसको देखना है, बच्चे के लेवल को देखना है, और फिर उस लेवल के मुताबिक जो है आपने बच्चे की वोकैबुलरी पे काम करना है। अच्छा, फिर है जो नेक्स्ट जो मेरी वो है टेक्निक है, वो ये है कि आपने बड़ा एग्जेजरेटेड वे में इंटोनेशन पैटर्न, जो इंटोनेशन है यानी आपकी आवाज़ का जो उतार चढ़ाव होता है, वो भी आपने बड़ा प्रोमिनेंटली इन बच्चों के सामने करना है, ठीक है। यानी अपने टोन में, जैसे टोन है उसको बड़ा ऊंचा करके, यानी कि हाई लेवल पे लेके जाना है, टोन को इतना लो लेवल पे नहीं लेके जाएं। एग्जैजरेटेड का मतलब है बड़ा नुमाया करें उनके सामने, जिस टोन में भी आप बात करते हैं, ताकि उनको आपकी टोन जो है वो समझ में आए। और प्लस जो है ना वॉल्यूम, अच्छा वॉल्यूम जो है यहाँ पे ये कि वो भी डिपेंड करता है कि कुछ बच्चे जैसे अगर सेंसरी इश्यूज़ के साथ आते हैं, ठीक है, जैसे उनको जो है ना थोड़ी सी भी आवाज़ जो है बहुत ज़्यादा लगती है, यानी कि हेयरिंग की सेंसिटिविटी उनकी ज़्यादा है, तो फिर आप अपने वॉल्यूम को जो ना यहाँ पे देखें कि आपने लो रखना है। अगर वो बच्चा जो है उसकी सेंसरी का प्रॉब्लम नहीं है तो फिर जो है ना आप अपने वॉल्यूम को बढ़ा भी सकते हैं। इसी तरह से जो है आप अपना रेट ऑफ स्पीकिंग जो है जितना ज़्यादा आप रिड्यूस रखेंगे और बड़ा क्लियर वे में जो है ना उन वर्ड्स की जो है ना वो प्रोनाउंसिएशन करेंगे, उतना ही बच्चे को जो है वो वर्ड्स जो है समझ में आएंगे, ठीक है। तो इसके लिए जो ना आप ये भी कर सकते हैं कि जैसे जो नर्सरी राइम्स होती हैं, आप बच्चे के सामने ज़्यादा से ज़्यादा नर्सरी राइम जो है वो पढ़ सकते हैं, गा सकते हैं, या कोई ऐसे सॉन्ग्स वगैरह जिसमें बच्चा जो है बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेता है, वो सॉन्ग्स भी उनके सामने जो है आप जो है ना वो कर सकते हैं, गा सकते हैं, जिसमें बच्चा इंटरेस्ट लेता है। अच्छा, और बीच में फिर ये करें कि जो जैसे आपको ये मालूम हो कि ये बच्चा जो है ना इस वाले पोएम में या इस वाले जो है गाने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेता है, तो आपने जैसे गाना स्टार्ट कर दिया तो थोड़ा सा बीच में जो है वो ब्रेक लेके आए, यानी कि थोड़ा खामोश हो जाएं और मतलब एक्सपेक्ट करें कि जो आगे का वर्ड्स है वो आपने गाना है, ठीक है। तो उनको भी जो है ना ये मौका दें और थोड़ी थोड़ी देर के बाद जो है ना खामोश हो जाया करें। अगर वो ये गाना बार बार सुनता है या पोएम जो उसकी फेवरेट है वो बार बार सुनता है तो उसको भी मौका दें कि वो भी जो है जो बोल आपने बोला है उसका नेक्स्ट बोल जो है वो आपके साथ जो है वो गाए। तो इससे भी जो है ना बच्चे में काफ़ी हद तक कम्युनिकेशन स्किल्स जो है वो बेहतर हो सकती हैं, ठीक है। फिर है आई कॉन्टेक्ट, जो कि इन बच्चों का जो है ना सबसे जो मेजर प्रॉब्लम होता है वो आई कांटेक्ट का होता है। तो बच्चे के जब भी आप बच्चे के साथ बात करें तो बच्चे के आंखों में आंखें डाल के बात करें, आई कांटेक्ट उनको लाजमी दें, ठीक है। और उनसे भी एक्सपेक्ट करें, उनको इनकरेज करें कि वो भी जो है वो आपको जो है आई कांटेक्ट करें। और जैसे ही वो आई कांटेक्ट करते हैं, जैसे मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में बताया, जो बिहेवियर को कंट्रोल करने के लिए, यानी कि जो डिज़ायरेबल बिहेवियर के लिए जो मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि जैसे ही बच्चा आपको आई कांटेक्ट करता है तो आपने फ़ौरन जो है उस बच्चे को रिवॉर्ड देना है। और रिवॉर्ड भी ऐसा है कि जो उसके मतलब का हो,
तो जब तक आप उसके इंटरेस्ट की चीज़ आप नहीं देंगे तो बच्चे को जो है ना इस चीज़ की समझ नहीं आएगी, इसलिए कि उसकी और ज़्यादा मोटिवेशन जो है वो बढ़ेगी, वो और ज़्यादा फिर वो आपके जो आप चाहते हैं कि ये इस तरह का बिहेवियर शो करे, तो वो और ज़्यादा वो आपके साथ कोऑपरेट करेगा। लेकिन जो रिवॉर्ड होता है उसको देने में आप डिले ना करें, इसलिए कि जैसे ही दिया है, जैसे मैंने आपको बताया था कि आपने अपने पास जो है सारा जो जितने भी रीइंफोर्सर हैं वो आपने अपने साथ जो है ना सेट करके रखना है, यानी ऑलरेडी आपके पास होना चाहिए। जैसे ही वो बच्चा डिज़ायरेबल बिहेवियर शो करता है, चाहे वो बिहेवियर के एस्पेक्ट में हो, चाहे वो लैंग्वेज के एस्पेक्ट में हो, जैसे ही वो जो है कोई बिहेवियर ऐसा शो करता है जो कि गुड बिहेवियर है, आप फ़ौरन जो है ना उसको रीइंफोर्समेंट लाजमी दें, यानी कि रिवॉर्ड जो है वो लाजमी दें और उसको अप्रिशिएट लाजमी करें। ठीक है। फिर है अच्छा, जो रीइंफोर्सर है, जैसे कि आपको मैंने बताया था कि वो फिर आपने खुद देखना है कि रीइंफोर्सर का जो इस्तेमाल है वो किस तरह का होना चाहिए। ठीक है, तो वो भी आपने टाइम टू टाइम करना। ये भी ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि एक ही टाइम जो है ना बार बार एक ही चीज़ आप देंगे बार बार। तो आप पहले बच्चे की जो मुख्तलिफ इंटरेस्ट वाली चीज़ें हैं, चाहे खाने पीने में हो, ऑब्जेक्ट में हो, वो सब की जो है ना अपने पास एक लिस्ट बना लें कि इन चीज़ों में बच्चा जो है ना इंटरेस्ट लेता है, और बाकायदा बच्चे को बताएं कि अगर आप ये करोगे तो तब आपको ये चीज़ मिलेगी। मतलब बच्चे के जो वो है लेवल है, आपने इस तरफ लेके आना है ताकि बच्चा जो है आपकी बात को जो है वो अंडरस्टैंड करे। अच्छा, फिर उसके बाद जो नेक्स्ट जो टेक्निक है वो है मेक इट फन, यानी जब भी आप कोई एक्टिविटी करें या बच्चे के साथ कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो उसको इतना फ़नी वे में करें ताकि बच्चा जो है वो उसमें इंटरेस्ट ले। ठीक है, जैसे आप अपने एक्सप्रेशन को बहुत अच्छा करके दिखाएं, कोई जो है ना जैसे मजाक वाली चीज़ें हैं, जोक्स करें उनके साथ, बड़े फ़नी वे में जो है उस एक्टिविटी को करें ताकि बच्चा जो है उस एक्टिविटी में जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा आपके साथ जो है वो करे, कोऑपरेट करे, और वो उसको मतलब फील करवाएं कि खुशी क्या होती है। जैसे किसी को जो है कोई उनकी पसंद की कोई एक्टिविटी करवाएं या कोई ऐसी चीज़ जो जिससे बच्चा खुश होता है तो ये करवाएं, और फिर अगर वो स्माइल करता है तो ज़रूर वो उसको शीशे में यानी मिरर में जो ना उसके एक्सप्रेशन दिखाएं। जैसे इन बच्चों के एक्सप्रेशन अमूमन जो है बिल्कुल फ्लैट होते हैं, इनमें मतलब एक्सप्रेशन ना, जैसे मैंने आपको बताया था कि ना ये दूसरों के एक्सप्रेशन को इतना अंडरस्टैंड करते हैं और ना ही जो है अपने एक्सप्रेशन दूसरों को इतना मीनिंगफुली देते हैं। तो जैसे ही आप अगर फ़नी वो करते हैं, कोई फ़न करते हैं इनके साथ किसी भी एक्टिविटी में, और उसमें जो है ये बच्चे जो है हंसते हैं, स्माइल करते हैं, तो फ़ौरन मिरर के सामने जो है ना वो करें और बाकायदा जो है ना ये करें कि स्माइल जो है ना इस तरह खुशी का इजहार करें कि आपने स्माइल किया, बहुत अच्छे लग रहे हो, अप्रिशिएट करें, इनकरेज करें इसको, ताकि बच्चा जो है इस चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो इस्तेमाल करें। ठीक है, फिर जो है अच्छा, ये तो कम्युनिकेशन के तरीके थे। अब जो है थोड़ा सा हम आ जाते हैं उस पे सोशल पे, कि सोशल इंटरेक्शन के लिए हमने कैसे एक्टिविटीज़ जो है वो डिज़ाइन करनी है ताकि बच्चा जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो सोशल हो। तो इसके लिए ये कि देखिए, एक तो सबसे पहले ये कि आपने बच्चे का लेवल देखना है, यानी कि उसकी एज देखना है, और उसी एज ग्रुप के अकॉर्डिंगली जो है बच्चे को आपने सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो जो पहला जो आपने काम करना है वो है पेयर मॉनिटरिंग। पेयर मॉनिटरिंग का मतलब है कि जो एज वाइज जो बच्चे होते हैं, आपने ऐसे बच्चों को अरेंज करना है जो एक ऑटिज़म वाला बच्चा है। फॉर एग्जांपल कि अगर आपके पास जो ना ऑटिज़म वाला 5 इयर्स का बच्चा है या 6 ईयर का है, तो आपने उसी एज के बच्चों को जो है वो सेलेक्ट करना है और उन बच्चों को ट्रेन करना है कि आपने इन बच्चों के साथ कैसे कम्युनिकेट करना है, कैसे खेलना है। जब तक आप जो है इन बच्चों का, जो नॉर्मल बच्चों की हम बात कर रहे हैं, कि उनको ये अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए जो ऑटिज़म वाले बच्चे हैं कि वो भी नॉर्मल बच्चों के साथ जो है ना वो खेलें, और जो है ना सोशल इंटरेक्शन के जो तौर तरीक़े हैं उसको भी जो है ना उनको वो ट्रेनिंग होनी चाहिए। तो उन बच्चों को आप ट्रेन करें कि आपने ऐसे बच्चों के साथ कैसे इंटरेक्ट करना है। तो ये आप वो कर सकते हैं जिसमें आप प्ले कर सकते हैं। ये सोशल इंटरेक्शन जो है वो प्ले के थ्रू हो सकता है। कोई भी ऐसी चीज़ जो आप समझते हैं, देखिए जब तक आप बच्चे की फेवरेट चीज़ जो है वो उसके सामने नहीं करेंगे, मे बी वो इतना इंटरेस्ट नहीं लेगा। तो उन बच्चों को जो कि नॉर्मल बच्चे हैं, अगर उनको ये है कि उनकी मतलब की कोई चीज़ नहीं है, उस बच्चे की, जो ऑटिज़म वाला बच्चा है, उसके इंटरेस्ट की चीज़ें रख दी हैं और बाकी बच्चे इंटरेस्ट नहीं ले रहे, तो आप
आपको पहले जो है उन बच्चों की ट्रेनिंग करनी है कि आपने जो है मतलब इन बच्चों के साथ कोऑपरेट करना है, इस बच्चे के साथ, और इसके साथ जो है ना इसी खेल में जो है आपने यही वाला खेल खेलना है जिसमें ये बच्चा इंटरेस्ट ले रहा है। बेशक आप उन बच्चों को जो है उनके लिए भी कोई रिवॉर्ड रख देंगे, अगर आपने इसके साथ इस तरह खेला और ये किया है तो मैं आपको ये चीज़ दे दूंगी, तो ये भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आप देखें। और दूसरा जो है सोशल स्किल्स ग्रुप जो है, एक ऐसा ग्रुप जो है वो आपने अरेंज करना है जिसमें जो है 4 से 5 बच्चे होने चाहिए। ठीक है, इसमें से जो है ना जैसे एक बच्चा ऑटिज्म का आप रखें, और जो है अगर 5 बच्चे कर रहे हैं तो 4 बच्चे जो है ना आपका नॉर्मल जो एज ग्रुप के बच्चे हैं उनको आप रखें, और उनको भी वही सोशल स्किल्स की वो करें। जैसे सोशल इंटरेक्शन क्या होता है कि जब आप बच्चे के साथ जो है ना हेलो हाय करते हैं, सलाम दुआ करते हैं, इसी से स्टार्ट करें। जैसे एक नॉर्मल बच्चा है उसको आपने पहले से ट्रेन करना है कि मैं आपको सलाम करूंगा, हाथ मिलाऊंगा, आप जो ना एक दूसरे के साथ जो ना आपने हाथ मिलाना है। यानी जो 4 बच्चे हैं जैसे ही आप इंटर होते हैं, जो आपने एरिया सेलेक्ट किया है बच्चों के लिए, तो उस एरिया में जैसे ही वो नॉर्मल बच्चे जो है इंटर होंगे तो वो क्या करेंगे, एक दूसरे को सलाम करेंगे, ताकि वो जो ऑटिज्म वाला बच्चा है वो इन चीज़ों को देखे और जो है उसको सीखे। ये प्रैक्टिस आपने बार बार करनी है। जितना ज़्यादा आप बार बार एक चीज़ को वो करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, उतना ही ज़्यादा जो है इनमें ये जो ऑटिज्म वाले बच्चे हैं उनमें ये स्किल्स जो है वो डेवलप होंगी। तो इस तरह की जो ना आप अपने वो डिज़ाइन जो गोल है वो आपने सेट करना है, रैंडमली नहीं करना है। ठीक है, सोशल इंटरेक्शन में पहले तो ये देखना है कि बच्चा जो है क्या खुद से इंटरेक्ट करता है इन बच्चों के साथ, जो वो हैंड शेकिंग करना, ठीक है, हेलो हाय करना। ठीक है, पहले तो ये देखें कि ये करता है एक ऑटिज्म वाला बच्चा। अगर नहीं करता तो फिर आपने स्टार्ट यहीं से लेना है कि बच्चे को आपने इंटरेक्ट करने के जो है तरीका सिखाना है, जैसे अभी मैंने बताया। फिर उसके बाद जो है ना आपने एक रोल प्ले, यानी कि रोल प्ले जो ना इसमें है कि बच्चे से रोल प्ले भी करवा सकते हैं आप। ठीक है, जो है उसको सिखाएं कि आपने कैसे जो ना रोल जो है वो प्ले करना है, या जो है कोई और जो प्रिटेंड वो होते हैं, प्ले होता है जिसपे एक जो वो होता है, क्या नाम है, जो टीचर खेलना, डॉक्टर खेलना। ठीक है, या फिर जो है अगर वो गर्ल्स हैं तो वो किचन सेट से जो है खेलना कि कैसे जो है खाने बनाए जाते हैं, सर्व कैसे किए जाते हैं, और ये उसके जवाब में जो है ना एक दूसरे को क्या, ये सारे जो है आप उसका 1 बाय 1 जो है ये उसकी डिजाइन और उसमें जो है ऑटिज्म बच्चे को जो है बिठाएं, ताकि और बार बार मॉडलिंग करें उसके सामने, ताकि उसको ये तरीके जो है अडॉप्ट करने में आसानी हो। फिर उसके बाद आप ये भी कर सकते हैं, जो तीसरा जो वो है टेक्निक है वीडियो मॉडलिंग। वीडियो मॉडलिंग में आप ये कर सकते हैं कि आप कोई सी भी जो शॉर्ट टाइम के लिए जो वीडियो होती है वो उनको दिखाएं ऑटिज्म वाले बच्चों को कि कैसे जो है मतलब उसमें बच्चे काम कर रहे हैं, एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं, या जो है प्ले के दौरान जो है उनके जो है क्या वो होती हैं, क्या नाम है, रिस्पॉन्सेज होते हैं, वो सारे जो है ना उस बच्चे को दिखाएं उस वीडियो में, ताकि बच्चा जो है ना इस वीडियो को देखे और उसमें से जो ना जो रिस्पॉन्सेज जो बच्चा एक दूसरे को दे रहा है उस वीडियो में वो उसको सीखे, और फिर देन जो है ना उसको वो डेमोस्ट्रेट करवाएं, डेमोस्ट्रेशन फिर दे, मतलब ये उससे वो करवाएं। सिर्फ ये नहीं कि देखना है, बल्कि जो कुछ उसने देखा है उसी से जो है वो जो वो है मॉडलिंग के थ्रू जो है ये उसको पहले डेमोस्ट्रेट करके दिखाए, फिर बच्चे से बोले कि आपने भी इस तरह करना है, तो उसको वो तरीका भी बताएं। और जैसे ही वो अगर वो कोशिश करता है, इनिशिएट करता है, कोई भी मतलब वो इंटरेक्ट करने का तरीका करता है, तो आप फौरन जो है ना उसको अप्रिशिएट करें। देखें, जो रीइंफोर्समेंट है वो आपका हर मतलब बिहेवियर में आपको मतलब वो इस्तेमाल करना है, चाहे वो कम्युनिकेशन में हो, चाहे वो सोशल में हो, चाहे वो बिहेवियर में हो। तो रीइंफोर्समेंट यानी कि इनकरेज करना, उसकी पसंद की चीज़ देना, ये सब चीज़ें क्या है, ये रीइंफोर्समेंट के तरीके हैं जो कि आपने हर उस पर जब भी ये कोई ऐसा गुड रिस्पांस देता है बच्चा, तो आपने फ़ौरन उसको जो है रिवॉर्ड देना है, इनकरेज करना है। फिर है सोशल स्टोरीज़। दूसरा जो टेक्निक है, आप स्टोरीज़ के थ्रू, यानी कि आप बच्चों को जो शॉर्ट स्टोरीज़ हैं वो सुनाएं। अच्छा, बहुत ज़्यादा लंबी स्टोरीज़ बिल्कुल भी ना सुनाएं,
बहुत ही शॉर्ट वो रखें, जिसमें जो ना अच्छा जो पिक्टोरियल होते हैं पिक्चर्स उसके थ्रू करवाएं। ठीक है, ऐसी स्टोरीज भी मिलती हैं जैसे एक पेज पे एक कलरफुल तस्वीर होती है, दो या तीन सेंटेंसेस मतलब उसमें लिखे हुए होते हैं। तो बहुत ज़्यादा लेंथ का इस्तेमाल ना करें, बहुत ही शॉर्ट वे में करें, और उनको जितना ज़्यादा आप पिक्चर के थ्रू वो कर सकते हैं, फैसिलिटेट करते हैं, उतना ही बच्चे की जो है वो लर्निंग होगी। इसलिए कि वो सारी सिचुएशन जो है बच्चा जो है वो मतलब सीख लेता है, समझ में आ जाता है कि क्या सिचुएशन हो रहा है। तो जो कि ये बच्चे जो है ना विजुअल लर्नर होते हैं, यानी जैसे मैंने आपको फर्स्ट इससे पहले जो हमारा सेशन हुआ था उसमें मैंने आपको यही बताया था कि ये बच्चे जो है सुनने पे इतनी ज़्यादा तवज्जो नहीं देते जितना ज़्यादा देखने पे तवज्जो देते हैं। तो जितना ज़्यादा आप जो है ना ये कलरफुल चीज़ें जो है उसके सामने इस्तेमाल करेंगे पिक्चर के फॉर्म में, और उससे रिलेटेड जो है वो करें, जो भी एक्शन जो है पिक्चर में हो रहा है आप उसको जो है ना डिफाइन करें। अच्छा, कोशिश करें कि आपकी जो स्टोरी है 5-6 लाइनों की होनी चाहिए। ठीक है, आप जब आप ये स्टोरी सुना दें, अच्छा ये जो स्टोरी वाला जो वो होता है क्या नाम है स्टेज होता है, ये इसमें प्रेगमेटिक डेवलपमेंट लैंग्वेज डेवलपमेंट का वो होता है क्या डोमेन है, यानी कि एरिया है, जिसमें जो है हम लास्ट में यानी कि पहले हम इनके वोकैबुलरी देन जो है लास्ट में हम स्टोरी पे लेके आते हैं, जब बच्चे के पास काफ़ी वोकैबुलरी आ जाती है और वो हमारे क्वेश्चन का जवाब जो है ना इतनी इसमें एबिलिटी आ जाती है कि हाँ वो दे सकता है, तो स्टोरी को हम देन जो है तब रखते हैं। तो स्टोरी को बिल्कुल लास्ट में रखें जब आपको ये पता चल जाए कि बच्चा जो है आप काफ़ी वोकैबुलरी के साथ आए। तो आप ये भी कर सकते हैं कि आपने कोई स्टोरी सुनाई और अगर आपको लगता है कि वो सही तरह से जवाब अभी नहीं दे पा रहा तो आप उसको ऑप्शन दें। ऑप्शन ये दे कि आप जैसे आपने बताया कि एक बंदर दरख्त पे बैठा हुआ था, तो आपने पूछा कि बंदर दरख्त पे बैठा हुआ था या टेबल पे उस पे चेयर पे बैठा हुआ था। ठीक है, आप 2 ऑप्शन ये हैं। ठीक है, बंदर टेबल पे बैठा हुआ था या फिर दरख्त पे बैठा हुआ था। ठीक है, तो आप वेट करें कि वो आपको क्या जवाब देता है। अगर आप डायरेक्ट क्वेश्चन करते हैं कि जो बंदर है वो किस पे बैठा हुआ था, ठीक है, आपने वेट किया, उसने आपको जो है ना जवाब नहीं दिया, तो अब आपने क्या करना है, आपने 2 ऑप्शन का इस्तेमाल करना है। आपने वही पूछना है कि बंदर टेबल पे बैठा हुआ था या दरख्त पे बैठा हुआ था। ठीक है, फिर वेट करें कि वो क्या बोलता है, दरख्त बोलता है या टेबल बोलता है। तो उसके लिए जो है ना उसको आसानी पैदा करने के लिए आपने उसको ऑप्शंस जो है वो देना है। ठीक है, जब वो इस पे आ जाए, आगे की स्टोरी जो है उसको इतना कंटिन्यू नहीं करें जब तक कि वो इस पे ना आ जाए, यानी कि ऑप्शंस पे अगर जवाब दें तो फिर डायरेक्ट क्वेश्चन करें। अगर वो डायरेक्ट क्वेश्चंस का रिप्लाई कर देता है तो फिर आगे की स्टोरी जो है फिर सुनाएं और फिर उसमें मज़ीद जो है क्वेश्चन करें। तो जो क्वेश्चन की लेंथ है तब बढ़ाएं जब बच्चे का रिस्पॉन्स जो है वो पॉजिटिवली आना शुरू हो जाए। तो ये चीज़ें जो है आप नोट करिएगा कि बच्चा जो है आपको किस तरह का जो है ना वो रिस्पॉन्स जो है वो शो कर रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद जो है हम आते हैं प्ले के थ्रू, यानी कि सोशल इंटरेक्शन जो है अच्छा दूसरा जो है सॉरी प्ले से पहले जो है ना आपका एक और पॉइंट है यहाँ पे जो है पिक्चर बुक। अच्छा, पिक्चर बुक जो है देखें आपने पिक्चर बुक्स भी लेनी है जिसमें जो है बच्चे जो है काफ़ी जिसमें मैंने आपको बताया कि कलरफुल पिक्चर्स में जो है ना काफ़ी इंटरेस्ट लेते हैं और बहुत जल्दी जो है ना इससे सीखते हैं। तो आप एक सीक्वेंसिंग स्टोरी क्रिएट कर सकते हैं। सीक्वेंसिंग स्टोरी का मतलब है कि जो जिसमें तसलसल हो, यानी कि एक तरतीब के साथ हो। ठीक है, जैसे बच्चा सुबह उठा, वॉशरूम गया, ब्रश किया, ठीक है, कपड़े बदले, फिर जो है ना यूनिफॉर्म पहना, नाश्ता किया, ये क्या है, ये सीक्वेंस है, ये हमारे रूटीन का सीक्वेंस है। अगर हम भी जो है ना सुबह उठते हैं तो सबसे पहले जो है वॉशरूम जाते हैं, ब्रश करते हैं, मुँह हाथ धोते हैं, फिर जो है ना या तो नाश्ता करते हैं, यूनिफॉर्म या जो भी करना है कपड़े चेंज करना। ठीक है, तो इस तरह की जो सीक्वेंसिंग स्टोरी आप करेंगे तो इससे जो है ना एक तो बच्चे को जो है रूटीन जो हो रहा है उसके बारे में मालूमात होगी, यानी कि उन लफ्ज़ों के बारे में भी सब अंडरस्टैंडिंग होगी, और प्लस जो है जो सीक्वेंस है, तरतीब है, उसके बारे में भी जो है बच्चे के मतलब जो वो है इंटेलेक्चुअल लेवल है उसमें भी काफ़ी इम्प्रूवमेंट आएगी। तो सीक्वेंसिंग स्टोरी भी आपने करना है, प्लस जो है टेकिंग टर्न। टेकिंग टर्न का मतलब ये है कि अपनी बारी का इंतज़ार करना।
जो कि ये जो बच्चे होते हैं, चाहे वो ऑटिज्म हो या कोई भी डिसऑर्डर उनमें होता है, उनको इस चीज़ का वो नहीं होता, सेंस नहीं होता कि अपनी बारी क्या होती है। यानी कि हमने वेट करना कि अभी हमारे जो है ना, आप कोई एक्टिविटी कर रहे हैं, एक बच्चा कर रहा है, फिर दूसरे बच्चे ने करना है, फिर तीसरे ने, और मेरी बारी अभी नहीं आई। तो आपने इनको वेट करने का तरीका सिखाना है कि आपने कैसे जो ना इनको वेट करवाना है, चाहे आप वो खाने पीने में वेट करवाना हो, खेल में हो। जैसे खेल में अगर करवाते हैं, जैसे कैच एंड थ्रो करवा रहे हैं, आपने सर्कल में बच्चों को बिठाया हुआ है, आप बॉल को थ्रो करते हैं, लेकिन इन बच्चों को आपने आखिर में ही रखना है। अगर आप फर्स्ट ही इनको जो ना वो बॉल को थ्रो करेंगे तो इनको वेट करने का तरीका नहीं आएगा। तो आपने क्या करना है कि इनको वेट करने का तरीका सिखाना है कि इनको आखिर में रखें। पहले 1 बाय 1 सब बच्चों को जो ना आपने जो ना बॉल को थ्रो किया, फिर जो ना लास्ट में उस बच्चे को थ्रो किया। इस तरह बच्चे को क्या हो जाएगा, पता चल जाएगा कि पहले इस बच्चे की बारी है, फिर इस बच्चे की बारी है, फिर इस बच्चे की बारी है, बाद में मेरी बारी है। तो ये कॉन्सेप्ट जो ना आपने बच्चे को देना है कि टेक टर्न क्या होता है। या खाने में अगर आप कोई खाने पीने की चीज़ जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, बच्चों को दे रहे हैं, चॉकलेट है, कैंडीज़ वगैरह है या चिप्स वगैरह हैं, जो भी आप बच्चे में डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, तो आपने इस बच्चे को बिल्कुल आखिर में ही रखना है और आखिर में जो है उसको देना है, ताकि उसको जो है एक टेक टर्न का जो है मतलब समझे कि अब मेरी बारी जो है अभी नहीं आई है। जब उसको ये समझ में आ जाएगा तो फिर आप पहले भी कर सकते हैं, लेकिन ये कि वेट करने का तरीका आपको इनको सिखाना है। ठीक है। फिर उसके बाद है ड्राइंग या आर्ट्स, यानी कि ड्राइंग के थ्रू या आर्ट्स, मतलब कोई भी जो ना आर्ट के वो एक्टिविटी आप कर सकते हैं, जिसमें जो है आप बच्चे को डिफरेंट एक्टिविटी कर सकते हैं। जैसे सोशल इंटरेक्शन का तरीका आप सिखा सकते हैं। जैसे आप कोई पिक्चर्स वगैरह ड्रॉ कर लें। जैसे अगर फर्ज करें कि अगर आप ये एक्सप्रेशन, जैसे खुशी के एक्सप्रेशन क्या होंगे, गुस्से के एक्सप्रेशन क्या होंगे, गुस्से के एक्सप्रेशन क्या होंगे, आप इसको जो है ना एक उसमें जो है ना ड्रॉ कर लें और बारी बारी जो है ना उस बच्चों को जो है, जो कि मेरा ये एरिया है कम्युनिकेशन का, तो इसमें जो है ना मैं इसी उसमें जो है वो दूंगी आपको टिप्स दूंगी कि आपने जो है ना एक एक बच्चे को जो है ना आपने वो कार्ड दिखाया कि आप मुझे जो है इस तरह स्माइल करके दिखाएं। जैसे ये पिक्चर में नज़र आ रहा है स्माइल करना, तो आपने उस बच्चे से एक्सपेक्ट करना है कि वो भी आपको इसी तरह स्माइल करे। तो 1 बाय 1 करें, और फिर जो ऑटिज्म वाले बच्चे की आई है उसको भी जो है ना आप इनकरेज करें कि आप भी इस तरह स्माइल करें। तो इस मतलब ड्राइंग के थ्रू आप ड्रॉ करें, मुख्तलिफ किस्म के फेस एक्सप्रेशन वगैरह ड्रॉ करके 1 बाय 1 करके आपने बच्चों को जो है वो से डेमोस्ट्रेट करवाना है और उसको बोलना है कि आपने भी मुझे इसी तरह के एक्सप्रेशन जो है वो देना है। ठीक है। फिर उसके बाद जो है प्ले पे हम आ जाते हैं कि जो एक्टिविटीज़ है, हमने प्ले में जो है ना कौन कौन सी एक्टिविटीज़ किस तरह करनी है। ठीक है। एक तो है फ्लोर एक्टिविटी। फ्लोर एक्टिविटी क्या है कि ज़मीन पे बैठ के जो है आपने क्या करना है, एक्टिविटी को ऐसा डिज़ाइन करना है जिसमें आपने बच्चे को ज़मीन पे बिठाना है। यानी बच्चे के साथ जो है आपने ज़मीन पे बैठ के और बच्चे को जो कुछ भी आप खेल सिखा रहे हैं आप भी उसके साथ जो है ना खेलें। ठीक है ना, इसी तरह खेलें। यानी कि देखिए ऑटिज़म का सबसे बड़ा जो वो है क्या नाम है तरीक़ा ये है कि आपने पहले इनकी दुनिया में घुसना पड़ेगा। यानी बच्चा अगर किसी भी ऑब्जेक्ट में जो है प्री ऑक्युपाइड है, खेल रहा है अपने आप अपने किसी ऑब्जेक्ट के साथ, अपने फेवरेट ऑब्जेक्ट के साथ अगर खेलना है, तो जब तक आप उसके उस तरीके पे नहीं चलेंगे बच्चा आपको मे भी इतना रिस्पॉन्स नहीं करे। वो अगर जो है उस पर बैठा हुआ है खेल रहा है तो आप भी उसके साथ ज़मीन पर बैठ जाए और उसी तरह से खेले जिस तरह से जो है वो बच्चा खेल रहा है। जैसे ही आपको लगे कि उसने थोड़ा बहुत जो है आपको रिस्पॉन्स देना शुरू कर दिया है, तो फिर आपने कोई नया जो है गेम है वो उसके साथ जो है वो ऐड कर दें। ठीक है। ऑल द टाइम जो है वो फिर वो गेम जो है नहीं खेले, यानी कि वो डिपेंड करता है बच्चे के रिस्पांस पे। अगर बच्चा आपको रिस्पांस देना शुरू करता है तो देन जो है आप कोई न्यू जो गेम है वो ऐड करें। और इसलिए कि ये मुख्तलिफ रिसर्चेज इस पर हुई हैं। मैंने एक रिसर्च ली है जिस पे मतलब पढ़ा था, तो मैंने इसमें ये चीज़ें थोड़ी सी ऐड की हैं कि अगर 2 साल यानी कि कुछ अच्छा इसमें टाइम ड्यूरेशन का कुछ पता नहीं होता, या तो वो डिपेंड करता है बच्चे पे। कोई बच्चे होते हैं कि फ़ौरन जो है आपको रिस्पॉन्स दे देते हैं,
हैं और कुछ अरसे बाद जो है उनमें चेंज आना शुरू हो जाता है। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, जैसे एक रिसर्च मैंने पढ़ी थी तो उसमें 2 साल लगे थे सिर्फ एक एक्टिविटी को, यानी कि जो ज़मीन पे बैठ के बच्चे के साथ खेलना और बच्चे का रिस्पॉन्स आने में जो है 2 साल लगे थे। ठीक है, तो ये जो है ना इतना आसान काम नहीं है। बहरहाल कि आपने अपनी एफर्ट जारी रखनी है, आपने कोशिश करनी है कि बच्चे के साथ बार बार वही एक्टिविटी करें जब तक, उस वक्त तक जब तक कि बच्चा जो है वो आपको प्रॉपर वे में आपको रिस्पॉन्स देना ना शुरू कर दे। तो इस चीज़ को आपने देखना है। दूसरा है कि इंटीग्रेटेड प्ले ग्रुप। इंटीग्रेटेड प्ले ग्रुप में क्या करना है आपने कि जो ऑटिज्म वाले बच्चे होते हैं वो नॉर्मल, आपने जैसे मैंने आपको बताया कि नॉर्मल बच्चों को भी मिला है उसमें, और जो ऑटिज्म वाले बच्चे हैं उनको भी मिला है। इसके लिए जो ना जो क्लिनिक में या स्कूल अगर जाते हैं तो ये उनके लिए बड़े बेस्ट अपॉर्चुनिटी होती है। अगर किसी नॉर्मल स्कूल में वो ऑटिज्म वाला बच्चा जा रहा है, जैसे होते हैं इंक्लूसिव स्कूल्स होते हैं, उसमें जैसे एक क्लास में एक ऑटिज्म वाले बच्चे को रखा होता है और उसमें जो ना जो रिसोर्स टीचर होती है वो होती है उनको डील करने के लिए। तो ऐसे भी स्कूल्स होते हैं। तो ये वाले जो इस तरह की जो एक्टिविटीज़ होती हैं ये उन नॉर्मल स्कूलों में ये उनके लिए बहुत अच्छी वो होती है, अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं इन बच्चों के लिए कि उनका जो है नॉर्मल बच्चों के साथ उठना बैठना है और नॉर्मल बच्चों से जो है वो काफ़ी हद तक चीज़ें सीख सकते हैं। तो आप कोशिश ये करें कि नॉर्मल बच्चों के साथ ही इनके जो ना ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना वो करवाएं, खेल मतलब ये गेम वगैरह करवाएं, प्ले करवाएं उनके साथ, ताकि वो नॉर्मल तरीके सीखें। जब तक आप नॉर्मल बच्चों के साथ इनको वो अपॉर्चुनिटी नहीं देंगे तो उन बच्चों को वो नॉर्मल तरीके जो है वो समझ में नहीं आएंगे कि एक बच्चा जो है इस एक्टिविटी को कैसे करता है। तो इस तरह का जो मैंने आपको बताया वो ग्रुप बना ले और उनके साथ जो है वो प्रीटेंड प्ले कर सकते हैं, टीचर्स का वो कर सकते हैं या डॉक्टर का प्ले रोल जो है ना कर सकते हैं। इसी तरह फिर इस ऑटिज्म वाले बच्चे को इंगेज करें, उसको भी बोलें कि आप भी जो है ना इस तरह प्रीटेंड करें, इस तरह ये रोल अदा करें। तो आहिस्ता आहिस्ता जो है ना रोज़ आना, यानी कि थोड़ी थोड़ी देर के लिए जो है ना ये एक्टिविटी आपने रिपीट करना है रोज़ाना, ताकि बच्चे को इस गेम के बारे में मीनिंगफुली पता चल जाए तो वो फिर उसको सही तरह से समझ में आएगा। कोई क्वेश्चंस वगैरह है तो उस क्वेश्चंस की तरफ मैं आ जाती हूँ कि अगर कोई है आप लोगों के उसमें माइंड में कोई क्वेश्चन है तो आप लोगों के क्वेश्चंस के मैं आंसर देती हूँ। अच्छा, जितने भी पार्टिसिपेंट हैं आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने जो है ज्वाइन किया है ये सेशन। और अगर कोई क्वेश्चन हो तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी कि मेरा जितने भी मैंने वो दिया है अपनी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ जो ना शेयर की है वो काफ़ी जो है मतलब उसका बेनिफिशियल रही है कि आप लोगों ने कुछ सीखा है। तो क्वेश्चन अगर हो तो ज़्यादा बेहतर है। एक क्वेश्चन है नोमान है मोमिन खान। अच्छा, ये है माई 5 years old कैन नॉट से फा एंड सा। ये वाला जो क्वेश्चन है ये फोनोलॉजिकल डिसऑर्डर्स से रिलेटेड है और मेरे ख्याल में जितने भी सेशन हुए हैं उसमें ऑलमोस्ट जो जो फोनिक्स हैं उस पर बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस हुए हैं। तो अभी मैं इंशाल्लाह इसको मैं प्लान करूंगी कि जो भी साउंड्स एरर होते हैं, जैसे अभी आपने फा सा र च ये साउंड आपने जो है कहे कि मेरा बच्चा जो है ये साउंड जो है प्रॉपर वे में अदा नहीं कर सकता, तो जो मोमिन खान है आप प्लीज़ जो है ना थोड़ा सा वेट कर लिएगा। इस पर मैं जो है ना वो एक सेशन रखूँगी और फिर इन सारे साउंड्स को जो है मैं आपको बताऊँगी कि इसकी जो है एक्सरसाइज कैसे करनी है और इन साउंड की जो है प्रैक्टिस कैसे करनी है। क्योंकि आज का जो हमारा टॉपिक है वो ऑटिज्म से रिलेटेड है। अगर ऑटिज्म से मुतालिक आपका कोई क्वेश्चंस है तो प्लीज़ जो है आप यहाँ पे अपना क्वेश्चन यहाँ पे शेयर कर लें तो मैं आपको उसका जवाब जो है दे दूँगी। अच्छा, माई 4 years रिजेक्ट ओन फूड या एक्सचेंज फूड इन ड्रिंक्स या क्लॉथ्स विथ 6 years ओल्ड सिबलिंग इरिटेट ड्यूरिंग मील। मतलब ये अच्छा, ये मुझे समझ में नहीं आया कि आपका बच्चा जो है ये पहले तो ये बताएं कि उसमें ऑटिज्म वाले फीचर हैं या जो नॉर्मल आप बच्चे की बात कर रहे हैं। इसलिए कि नॉर्मली बच्चे में भी होता है कि अगर उनको उनके फेवरेट की कोई चीज़ नहीं मिलती और उसकी वो फेवरेट वाली चीज़ दूसरे बच्चे के पास चली गई तो वो फिर वो रिजेक्ट कर देते हैं, जो माँ बाप उसको देते हैं वो नहीं लेते।
तो पहले तो ये है कि आपका बच्चे में जो है वो ऑटिज़म वाली चीज़ है, या अगर है तो फिर वही कि कई सेंसरी इश्यूज़ वाला मसला तो नहीं है। जैसे मैंने आपको बताया कि इनके साथ जो है ना टेस्ट का मसला होता है कि वो टेस्ट इनको पसंद नहीं आता तो वो रिजेक्ट कर देते हैं, खाना नहीं चाहते। इस तरह अगर आप क्लॉथ्स के बारे में बात कर रहे हैं, इन्हें कपड़ों के बारे में बात कर रहे हैं, तो कपड़ों का भी जैसे मैंने आपको लास्ट उसमें बताया था सेशन में कि इनका भी जो कोई ख़ास फैब्रिक होता है वो उनको नापसंद होता है। अब ये क्वेश्चन मुझे आपका क्लियर नहीं हो रहा कि ये आपने किस सेंस में ये क्वेश्चंस किया है। फिर एमन रन ओके my 10 years dear don't understand strangers danger concept make me worried। यानी जो स्ट्रेंजर्स होते हैं कि उनसे कोई भी किस्म की कोई डेंजरस चीज़ें होती हैं तो उसको जो है अंडरस्टैंड नहीं कर पाते बच्चे, और ये चीज़ जो है ना आपको काफ़ी परेशान कर रही है कि स्ट्रेंजर होते क्या है। तो देखिए, आप बच्चे को आपने समझाना है, ठीक है। अगर आप समझते हैं कि बच्चे का जो लेवल है वो इतना है कि वो आपकी बात को समझ सकता है, तो आप उसको समझाएं और उसको फ़र्क बताएं कि एक स्ट्रेंजर में और एक जो फैमिली मेम्बर है या रिलेटिव में क्या फ़र्क है। यानी कि जो रिलेटिव बंदा होता है उसके साथ हम बात करते हैं, उसके साथ हम कहीं चले भी जाते हैं, लेकिन जो स्ट्रेंजर होता है ना, उससे हम कोई चीज़ लेते हैं खाने पीने की, ना हम उसके साथ जाते हैं। तो ये अमूमन हम अपने नॉर्मल बच्चों को भी जो है ये टीच करते हैं, उनको सिखाते हैं कि आपने जो ना किसी अजनबी से खाने पीने की चीज़ नहीं लेनी है, ठीक है। अब जैसे मेरा बच्चा स्कूल जाता है तो मैं उसको ये बोलती हूँ कि ड्राइवर से नहीं लेना है या कंडक्टर है उससे नहीं लेना। तो आप भी जो है उसको अपने बच्चों को इस तरह के चीज़ों से जो है ना उनको सिखाएं, उनको बताएं, इंफॉर्मेशन सारी दें, ताकि बच्चा जो है ना आपका जो ये जो कंसर्न है ये आपका सॉल्व हो सकेगा। और अगर ऑटिज़म की आप बात कर रहे हैं स्ट्रेंजर की, तो जैसे मैंने आपको बताया कि ऑटिज़म वाले बच्चों को जाहिर बात है स्ट्रेंजर्स के बारे में नो एंड हाउ नहीं होता। अगर एक स्ट्रेंजर वाला मतलब अगर ऑटिज़म वाला बच्चा एक स्ट्रेंजर के साथ, स्ट्रेंजर कहता है कि चलो मेरे साथ चलो, तो वो आराम से जो है ना जा भी सकता है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं वो आराम से चले भी जाते हैं। तो आप अगर ऑटिज़म की यहाँ पे बात हो रही है कि ऑटिज़म वाला बच्चा जो है एक स्ट्रेंजर के हवाले से आप पूछ रहे हैं सवाल, तो उसके लिए ये है कि आप जो है ना केयर वो करें, बच्चे का केयरफुल करें उसका, मतलब इस तरह नहीं छोड़ें। कहीं भी मार्केट वगैरह में जाते हैं, यहीं के जाते हैं, तो ऐसे उसके साथ जो है ना हर वक्त कोई ना कोई जो है ना वो होना चाहिए, कोई सपोर्टर होना चाहिए, उसको इस तरह अकेला ना छोड़ा करें। टेंशन फ्री स्लीप हो इट पॉसिबल? रिपीटेशन 10 ईयर्स ओल्ड जो है उसके रिपीटेशन बिहेवियर है, और डोंट ईट वैरायटी ऑफ फूड ओनली फेवरेट, मतलब जो उसको पसंद है वही चीज़ खाता है। देखिए, आप वही दोबारा जो है ना आपका वो क्वेश्चन है, लेकिन ये कि जो मेरा वो है जवाब है वो ये है कि बच्चे में ऑटिज़म वाले सिम्टम्स हैं, आपको लगता है कि है या नहीं, कहीं असेसमेंट आपने करवाना है, या आप एक जर्नल बेसिस पे कह रहे हैं जैसे नॉर्मल बच्चों में होता है। तो ये आपका जो सवाल है, अगर आप ये वो कर दें, यहाँ पे क्लियर कर दे, तो मैं आपका इसका आंसर दूँ। जैसे मैंने आपको सेंसरी इश्यूज़ के बारे में बताया था ऑटिज़म का, अगर उससे रिलेटेड है तो फिर आपको डेफिनेटली ओटी से जो है कंसल्ट करने पड़ेगा। अगर नॉर्मल बच्चे की आप बात कर रहे हैं तो ये जो सवाल है, जो साइकोलॉजिस्ट होंगे, जो उनके जो सेशन होंगे, उसमें आप ये सवाल जो है वो रख सकते हैं, वो आपको बहुत अच्छी तरह से जो है ना इसका जवाब दे सकते हैं। कवल जुनेद है, व्हाट आर आइडियाज़ टू मेक हिम स्टॉप या स्टार्ट अ थिंग? आपका ये सवाल जो है मुझे समझ में नहीं आ रहा। व्हाट आर आइडियाज़ टू मेक हिम स्टॉप या स्टार्ट थिंग, यानी कि जो मुझे जो समझ आ रहा है कि वो ये है कि एक चीज़ के बारे में उनको स्टॉप करना, और या किसी चीज़ को जो ना शुरू करने के बारे में क्या आइडियाज़ हैं, किस चीज़ के बारे में शुरू करना, ये आप थोड़ा सा आप मुझे दोबारा यहाँ पे जो है ना अपना वो कर दें, क्वेश्चन क्लियर कर दें प्लीज़। ये मुनीर अहमद हैं, ऑटिज़म ही वो मेंटेन
मैम साइन एंड सिम्टम काइंडली टेल मी। मुनीर अहमद, ये मेरे ख्याल में जो आप मेरी जो इससे पहले की जो वीडियो थी वो आप देख लीजिएगा, उसमें मैंने सारे जो हैं इनके साइन एंड सिम्टम्स जो हैं वो बताए हैं। जैसे आपको ऑटिज़म के जैसे कम्युनिकेशन के क्या उनमें सिम्टम्स होते हैं, बिहेवियर से रिलेटेड इनके क्या सिम्टम्स होते हैं, सेंसरी के क्या वो होते हैं, इश्यूज़ होते हैं, या फिर जो है सोशलाइजेशन के इनके प्रॉब्लम्स क्या होते हैं। ये मैंने अपने सारी जो लास्ट वाली वीडियो थी उसमें ये सारा मैंने डिटेल में ये सब चीज़ें बताई हैं। और आज जो हमने बात की है वो ऑटिज़म की मैनेजमेंट के हवाले से बात की है। तो सिम्टम्स के लिए प्लीज़ आप मेरी पहले जो लास्ट वाली वीडियो है उसको आप देख लीजिएगा। हाउ मेंटेन ऑटिज़म, ऑटिज़म को कैसे मेंटेन कर सकते हैं। मेंटेन आप इसी थेरेपीज़ के थ्रू कर सकते हैं, यानी कि उनकी स्पीच थेरेपी करवाएं, उनकी ऑक्यूपेशनल थेरेपी करवाएं, उनके बिहेवियर वो करवाएं, थेरेपी करवाएं, सेंसरी जो इंटीग्रेशन जो है थेरेपी ये करवाएं। इससे जो है ना ऑटिज़म के जो सिम्टम्स है वो कम होंगे, इनमें जो है काफ़ी हद तक इनके प्रॉब्लम जो है ना सॉल्व होंगे और वो इंडिपेंडेंट लाइफ की तरफ जो है बढ़ेंगे। आयशा सिद्दीकी, वेलकम टू आयशा नूर। ओके, फिर है कंवल जुनेद, लाइक स्टॉप। फिर है 10 years हैज़ ऑटिज़म, वेयर कैन वी गेट असिस्मेंट इन पंजाब एंड KPK। पंजाब में मेरे ख्याल में ये जो पंजाब यूनिवर्सिटी है वहाँ पे साइकोलॉजी का डिपार्टमेंट है। ये आपकी जो ना हेल्प कर सकता है अगर आप ये पंजाब यूनिवर्सिटी में चले जाएं तो वो है, या फिर जो है मैं आपको जो इनबॉक्स में मुझे ये कर दिएगा ICP के पेज पे, तो हो सकता है कि मैं आपको कुछ वहाँ पे जो साइकोलॉजिस्ट है ये उनके जो है, बल्कि ये जो अभी सेशन होंगे हमारे जो है जो साइकोलॉजिस्ट है, जो सीनियर साइकोलॉजिस्ट हैं, जैसे डॉक्टर उज़मा है हमारी डायरेक्टर, उनके सेशन होंगे, उसमें आप इनसे क्वेश्चन पूछ ले। मैं भी जो है ना डॉक्टर हिना इमरान है, डॉक्टर सोबिया है जो ये सेशन कर रही हैं साइकोलॉजी के जो प्रॉब्लम्स हैं उस पर ये सेशन कर रही हैं, तो वो आपको जो है डेफिनेटली बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन देंगे कि आप असिस्मेंट जो है पंजाब में कहाँ से करवा सकते हैं, वो आपको इसके बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन देंगे। ठीक है, तो ये आज का हमारा जो सेशन है वो ऑटिज़म की मैनेजमेंट पे था। तो मैनेजमेंट में क्या है कि हम थोड़ा सा इसको और जो है वो रिकॉल कर लेते हैं। तो अब बिहेवियर से रिलेटेड मैं थोड़ा सा और ज़्यादा इसमें एक दो पॉइंट्स को ऐड कर लेती हूँ, जो कि स्पेशल एजुकेशन में भी मैंने PhD किया हुआ है। तो डेफिनेटली मैं थोड़ा सा अपनी जो नॉलेज है या जो इन्फॉर्मेशन या जो मेरा एक्सपीरियंस है वो जो है आई वुड लाइक टू शेयर विद यू। तो इसमें ये कि आप अगर बिहेवियर की बात कर रहे हैं तो पहले जो है आपने ऑटिज़म के बिहेवियर को देखना है कि जो सबसे मेन जो बिहेवियर है, जो उसका बैरियर आ रहा है लर्निंग में, वो आपने जो है नोट करना है कि कौन सा बिहेवियर पे सबसे पहले हमने काम करना है। ठीक है, अब जैसे ऑटिज़म वाले बच्चे हैं, जैसे क्या नाम है हैंड फ्लैपिंग करना, तो उनके हैंड को जो है ना आपने क्या करना है इंगेज करना है। जब भी वो हैंड फ्लैपिंग करेंगे आप फ़ौरन उनसे क्लैपिंग करवा लें, ठीक है, या कोई एक्टिविटी करवा लें, यानी कि उनके फिंगर्स को जो है आप जो है इंगेज कर दें, ताकि जब भी वो फ्री बैठेंगे तो हैंड फ्लैपिंग करेंगे तो आप उनको जो है फ्री बैठने का मौका नहीं दिया करें, कोई ऐसे एक्टिविटी में इंगेज कर लें ताकि उनकी जो उंगलियां हैं वो मसरूफ़ हो जाएं। ठीक है, इस पे जो है ना आप करें। दूसरा जो इनका वो है कि जो लिसनिंग, मतलब ये सुनते नहीं है, रिस्पॉन्ड नहीं करते अपने उस पे, तो आपने हर दफ़ा जब भी आपको ये लगे कि आपने उनको बुलाना है तो उनकी कोई फेवरेट चीज़ से जो है ना उसका स्टार्ट लें, कि जिस चीज़ में वो इंटरेस्ट लेते हैं उसका नाम ले और देखें कि वो आपको जो है वो करते हैं, पलट के देखते हैं या नहीं देखते हैं, तो इसकी कोई फेवरेट चीज़ ले और जब वो आपको रिस्पॉन्ड करें तो उसके साथ बाकायदा बैठ के जो है ना आप उसको इंगेज करें बच्चे को। और जैसे मैंने आपको रीइंफोर्समेंट का तरीका बताया कि जब भी वो आपको जो है पॉजिटिवली वो कर रहे हैं, रिस्पॉन्स कर रहे हैं, तो आप फ़ौरन जो है उनको रीइंफोर्स करें, रिवॉर्ड दें, इनको इनकरेज करें। तो इन चीज़ों का ख्याल ज़रूर रखें। देखिए, जब भी बच्चा कोई गुड बिहेवियर शो करता है तभी आप उसको अप्रिशिएट करें। और अगर कोई ऐसा है, अमूमन क्या होता है नॉर्मल बच्चों में भी होता है, कोई अपनी ज़िद मनवाने के लिए वो
वो लोग क्या करते हैं कि रोते हैं, अपने आप को ज़मीन पे लोट पोड़ कर देते हैं। वैसे हमारे यहाँ जो है, बल्कि हम पेरेंट्स क्या करते हैं, जब तक बच्चा रोता नहीं है, अपना बात नहीं मनवाता, तब तक हम चीज़ जो है ना मतलब फ़ौरन दे देते हैं। लेकिन अगर वो काम डाउन होता है, सुकून के साथ रिलैक्स होता है, कोई चीज़ मांगता है, तो हम इतना ज़्यादा हम उस पर इतना ध्यान नहीं देते, इतनी तवज्जो नहीं देते। लेकिन जैसे ही वो चीखना चिल्लाना शुरू करता है या जो है कोई बैड बिहेवियर शो करता है, हम फ़ौरन जो है ना बच्चे को अटेंड करना शुरू कर देते हैं। तो इस चीज़ को देखिए कि आप लोगों का अपना जो है वे ऑफ जो डीलिंग है वो क्या है। पहले तो आप इसको देखें कि आप बच्चे को कैसे डील कर रहे हैं। अगर आप इसी तरीके से कर रहे हैं कि बच्चे ने रोया और अपने आप को ज़मीन पे दे मारा, चीज़ें देख मारी, चीखा, तब आपने दिया, तो इस चीज़ को आप कम से कम करें, यानी कि वो चीज़ एकदम से उनको प्रोवाइड नहीं करें, इसलिए कि ये तो उनके लिए एक रीइंफोर्समेंट है ना। आपने उसने वो बैड बिहेवियर शो किया और आपने फ़ौरन उसको रीइंफोर्स कर दिया, तो उसने अब बच्चे ने ये चीज़ सीख ली कि जब भी मैं इस तरह ये काम करूँगा तो मुझे ये चीज़ मिलेगी। तो क्या ये अच्छा नहीं है कि क्या आप ऐसा तरीका इस्तेमाल करें कि जब भी वो काम डाउन हो, बहुत अच्छे रिलैक्स मूड में हो, आपको उसने रिस्पांस दिया है, बल्कि इवन कि अगर वो अच्छे गुड मूड में है तो आप बैठे बात करें और जैसे उसने आपको रिस्पॉन्स दिया आप उस वक्त वो रीइंफोर्समेंट दें, बजाय उसके कि वो चीखे चिल्लाए तो तब आप दें। तो ये अगर फार्मूला आप याद रखेंगे तो उससे जो ना बच्चों के काफ़ी जो ना बिहेवियर मॉडिफाई हो सकता है, बच्चे में चेंज आ सकता है, जब तक कि हम अपने आप को चेंज ना कर लें। देखिए बच्चों को चेंज करने का बेहतर तरीका ये है कि पहले आप अपने अंदर चेंजेस लेके आएँ। चेंजेस क्या हैं कि आप जो है अपने आप को रोकें कि बच्चा अगर रो रहा है, वो अपने आप को मार धाड़ कर रहा है, तो आप जो है फौरन जो है ना उसकी वो नीड पूरी नहीं कर रहे, जो वो चाह रहा है, उसकी अटेंशन डाइवर्ट कर दें। ठीक है, अगर वो बहुत ज़्यादा अपने आप को नुकसान पहुंचा रहा है और आपको लगता है कि वो अपने वो उसकी चोट लग जाएगी, तो आप उसकी अटेंशन डाइवर्ट कर दें। लेकिन फ़ौरन जो जो चाह रहे हैं अगर आप वो देंगी तो इस तरह बच्चे को गुड एंड बैड का पता नहीं चलेगा। तो पहले तो बच्चे को ये रियलाइज़ करवाएं कि गुड बिहेवियर क्या है और बैड बिहेवियर क्या है, देन जो है आप जो है उसको मतलब जो रीइंफोर्समेंट का तरीका है उसको गुड बिहेवियर पे ही वो दें, मतलब इम्प्लीमेंट करें, बैड बिहेवियर पे नहीं दें। Speech developed by my own effort is living Saudia is costly, but behavior issues and diet problem. मेरे ख्याल में ये मोमिन ख़ान जो हैं ये सऊदीया में है, तो वो कॉस्टली है डेफिनेटली। लास्ट सेशन में मैंने बताया था कि जो स्पीच थेरेपी के जो सेशन होते हैं एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान, यहाँ पे तो बहुत ही सस्ता बल्कि बहुत ही रीज़नेबल जो है ना पैकेज होते हैं यहाँ पे, लेकिन जो दूसरे ममालिक हैं वहाँ पे जो है ना बहुत ही कॉस्टली है। तो डेफिनेटली ये तो इसमें कोई शक नहीं है। अफशा सुहेल है, मेरा बेटा बहुत क्लैपिंग करता है, 10 ईयर्स ऑटिस्टिक चाइल्ड, क्लैपिंग करता है। ठीक है ना, आपका सवाल क्या है? क्लैपिंग करता है तो क्या सारा दिन क्लैपिंग करता है? सवाल क्या है? प्लीज़ आप मुझे अपना सवाल जो है यहाँ पे वो करें, टेक्स्ट करें कि आपका सवाल क्या है, आप क्या पूछना चाह रहे हैं। और कोई क्वेश्चन? ठीक है, तो आप आई होप कि आज का जो सेशन है वो आप लोगों को काफ़ी जो है इंफॉर्मेटिव लगा होगा। काफ़ी चीज़ें जो है आप लोगों ने मतलब जो है जो इंफॉर्मेशन है वो आप लोगों ने एक्वायर्ड कर ली होंगी। तो फिर भी अगर आपके कोई आगे चल के जैसे कोई वो हैं सवाल जवाब है तो आप जो है आईसीपी के पेज पे जो है क्वेश्चन कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह ताला आई विल रिप्लाई डेफिनेटली। तो नेक्स्ट जो हमारा सेशन होगा तो कमिंग जो ट्यूसडे है उसमें मेरा जो सेशन होगा वो स्टैमरिंग यानी कि स्टटरिंग से रिलेटेड होगा। तो स्टैमरिंग के पे जो भी क्वेश्चंस आपके माइंड में है तो आप ज़रूर जो है वो करें, सवाल अपने माइंड में रखें। हकलाहट जिसे कहते हैं, हकलाहट पे मेरा जो है सेशन होगा कमिंग ट्यूसडे को। तो उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है तो ज़रूर आप जो है वो करिएगा, क्वेश्चंस करिएगा मुझसे। तो स्टटरिंग पे इंशाल्लाह ताला जो कमिंग ट्यूसडे है उस पर हम उस सेशन में इंशाल्लाह ताला मुलाकात होगी। और उस वक्त तक के लिए आपसे मैं इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।